नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग गवर्नर जनरल और वाइसराय के बारे में अध्ययन करेंगे। उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। बंगाल के गवर्नर। बंगाल के गवर्नर में लॉर्ड क्लाइव ही है जो बंगाल का एकमात्र गवर्नर रहा। तो लॉर्ड क्लाइव 1757 से 1760 के बीच में बंगाल का गवर्नर रहा और 1765 से 1767 के बीच में बंगाल का गवर्नर रहा। लॉर्ड क्लाइव जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला पहला गवर्नर था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में बंगाल को का गवर्नर इसे नियुक्त किया था। लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता कहा जाता है या माना जाता है। क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन, ये देखिए द्वैध शासन है, बंगाल में द्वैध शासन जो है इसकी व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाबों के हाथ में थी। ठीक है। 1757 का प्लासी का युद्ध भी लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। अब आते हैं वारेन हेस्टिंग्स के बारे में जानते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल, ये पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का, वारेन हेस्टिंग्स। ये 1773 से लेके 1785 के बीच में रहा था। 20 अक्टूबर 1773 से 1 फरवरी 1785 के बीच में। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था उसके द्वारा वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए यहाँ पे गवर्नर जनरल है तो ये केवल गवर्नर नहीं है, तो ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया और जिसने बंगाल में स्थापित द्वैध शासन प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था एवं प्रत्येक जिले में फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में से फांसी की सज़ा दिलवाई थी। तो ये जो नंद कुमार जो था, इससे रिलेटेड जो ट्रेजिडी थी ये वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुई थी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़ा गए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी, जो सलबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी, उससे समाप्त हुआ था आंग्ल मराठा युद्ध जो पहला था। एवं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1780 से 1784 के बीच लड़ा गया, जो मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ था, के द्वारा समाप्त हुआ था। ये वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही हुआ था, जिस समय वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था। हेस्टिंग्स के समय में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। हेस्टिंग्स के समय में ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है, हेस्टिंग्स के समय में 1782 ईस्वी को जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो पारित हुआ था, जिसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी। पिट्स इंडिया एक्ट जो था उसके विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बर्क द्वारा जो है इसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था। ये पूछा जाता है किसके खिलाफ महाभियोग लगाया गया था, तो ये वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ ही लगाया गया था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह महाभियोग 1788 से 1795 ईस्वी तक चला, परंतु अंत में उसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है सर जॉन मैकफर्सन। ये अस्थाई गवर्नर जनरल था, तो इसके बारे में हम लोग कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बहुत ही लिमिटेड पीरियड तक था, 1785 से 1786, 12 सितंबर तक, 1 फरवरी से।
ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हम लोग जानते हैं, जो 12 सितंबर 1786 से 28 अक्टूबर 1793 तक रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसके समय में जिले के समस्त अधिकार जिला कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। इसी के समय में 1792 90 से 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था श्रीरंगपट्टम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, ये याद रखिएगा। टीपू सुल्तान उसमें लड़ा था। 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की भूमि कर से संबंधित स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे ये स्थायी बंदोबस्त पद्धति, परमानेंट सेटलमेंट आया था, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का 90% कंपनी को तथा लगभग 10% अपने पास रखना था। कॉर्नवालिस ने जिले में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को उसका इंचार्ज बनाया था। तो पुलिस थाने की जो स्थापना हुई थी वो कॉर्नवालिस के टाइम पे हुई थी। नेक्स्ट आते हैं सर जॉन शोर। सर जॉन शोर जो है वो 28 अक्टूबर 1793 से 18 मार्च 1798 के बीच में बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। हस्तक्षेप की नीति और खरदा का युद्ध इन्हीं के काल की महत्वपूर्ण घटना है। खरदा का युद्ध 1795 में मराठों और निजाम के बीच लड़ा गया था। निजाम कहाँ थे? हैदराबाद में थे, ये याद रखिएगा। निजाम जो थे वो हैदराबाद में थे, मराठा ये महाराष्ट्र में थे। नेक्स्ट पॉइंट है वेलेजली के बारे में जानते हैं। लॉर्ड वेलेजली 18 मई 1798 से 30 जुलाई 1805 के बीच में रहे। वेलेजली जो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, ये देखिए, अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, उसने सहायक संधि लागू की थी। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पहले फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। वेलेजली के समय में हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, जोधपुर, जयपुर, बूंदी और भरतपुर, साथ में पेशावर, इसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो सबसे पहले किसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, ये पूछा जाता है, तो हैदराबाद ने। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, वेलेजली ने 1800 ईस्वी में नागरिक सेवा में भर्ती हुए युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। वेलेजली के काल में ही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ, जिसमें सुल्तान जो टीपू सुल्तान था वो मारा गया था। इसके शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था 1803 से 1805 के बीच में। 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल भी चालू हुआ था, 1805 30 जुलाई से 5 अक्टूबर के बीच में, लेकिन शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है जॉर्ज बार्लो। ये 10 अक्टूबर 1805 से 31 जुलाई 1807 के बीच में बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। 1805 की राजपुर घाट की संधि, 1806 का वेल्लोर में सिपाही विद्रोह, ये इम्पोर्टेंट है। 1806 में वेल्लोर में जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था, या कौन उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो वो था लॉर्ड जॉन बार्लो। और इसके काल में महत्वपूर्ण घटना थी ये। राजपुर घाट की संधि 1805 में धेलकार एवं सर जॉन बार्लो के मध्य हुई थी। अब आते हैं लॉर्ड मिंटो। 31 जुलाई 1807 से 4 अक्टूबर 1813 तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। अमृतसर की संधि, ये देखिए, और चार्टर एक्ट, ये दोनों जो है 1813 का चार्टर एक्ट जो था, चार्टर एक्ट 1813 का, इसके काल की महत्वपूर्ण घटना थी। अमृतसर की संधि जो थी 25 अप्रैल 1809 में हुई थी, जिसमें रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के मध्य हुई थी, जिसकी मध्यस्थता चार्ल्स मेटकाफ ने की थी। 1813 का चार्टर एक्ट मिंटो के काल में पास हुआ था, ये डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है मार्क्विस हेस्टिंग्स। मार्क्विस हेस्टिंग्स जो था वो 4 हेस्टिंग्स जो 4 अक्टूबर 1813 से 9 जनवरी 1823 तक रहा। हेस्टिंग्स के कार्य में 1814 से 16 के बीच में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। नेपाल के अमर सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 में हेस्टिंग्स एवं गोरखों के बीच संगोला की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हो गया।
तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, संगोला की संधि। संगोली की संधि या संगोली या संगोला, जो भी कहें दोनों ठीक है, की संधि के द्वारा काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रवाना रखना स्वीकार किया गया, और इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को शिमला, मसूरी, रानीखेत एवं नैनीताल प्राप्त हुए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1818 ईस्वी तक हुआ। इसमें हेस्टिंग्स ने पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया था, हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही। 1817 से 1818 में ही इसने पिंडारियों का दमन किया था, जिसके नेता चीतू, वासिल मोहम्मद और करीम खान थे। हेस्टिंग्स ने 1799 में प्रेस पर लगाए प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया था। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं लॉर्ड एमर्ट्स पर। ये जो है विलियम एमर्ट्स 1 अगस्त 1823 से 13 मार्च 1828 के बीच में रहा। इसके काल में 1824 से 26 के बीच में 1826 के बीच में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। 1825 ईस्वी में ब्रिटिश सेना के सैनिक कमांडर ने बर्मा सेना को परास्त कर 1826 में यांडबू की संधि की थी। 1824 में बैरकपुर के सैन्य विद्रोह भी लॉर्ड एमर्ट्स के ही शासनकाल में हुआ था। इसी के समय में हुआ था जब ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। अब आते हैं लॉर्ड विलियम बेटिंग। देखिए, ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब वो उसमें लॉर्ड विलियम बेटिंग जो है वो अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल था और पहला जो है भारत का गवर्नर जनरल बना था। तो इसका कार्यकाल जो है 1828 से 1833 तक बोला गया है। ये विलियम बेटिंग जो था, इसके शासनकाल में या इसके गवर्नर जनरल के काल में 1803 में मद्रास के गवर्नर की हैसियत से ये भारत आया था। 1803 में 1833 में चार्टर एक्ट जो था वो लागू हुआ, जिसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यहाँ पे जनरल भी होना चाहिए, गवर्नर जनरल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लॉर्ड विलियम बेटिंग जो 1828 से 33 के बीच में बंगाल का गवर्नर जनरल रहा, 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा, जिसे विलियम कैवेंडिश बेटिंग के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में कोई युद्ध नहीं हुआ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके शासनकाल को शांति का काल रहा था, शांति का काल रहा था इसका शासनकाल। नेक्स्ट पॉइंट है, बेटिंग ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके बाद उसने शिशुवध पर भी प्रतिबंध लगाया था। तो ये इम्पोर्टेंट दो खास पॉइंट है कि शिशुवध पर प्रतिबंध और सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लगा था, तो वो 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग के काल में। तो विलियम बेटिंग के कार्यकाल में देवी देवताओं को नर बलि देने की प्रथा का भी अंत हुआ था। तो बलि दी जाती थी देवी देवताओं को, उसका भी अंत हुआ था। 1833 में लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। अभी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ये भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। भारत में किए गए सामाजिक सुधारों के लिए यह विख्यात है लॉर्ड विलियम बेटिंग। इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई। ठगों के आतंक से निपटने के लिए कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया था, याद रखिएगा। बेंटिंग के कार्यकाल में अपनाई गई मैकाले की शिक्षा पद्धति ने भारत के बौद्धिक जीवन को उल्लेखनीय ढंग से प्रभावित किया। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेटिंग का भारत के शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान रहा। तो ये जो मैकाले की शिक्षा पद्धति आई थी, ये भी लॉर्ड विलियम बेटिंग के कार्यकाल में ही आई थी। नेक्स्ट आते हैं सर चार्ल्स मेटकाफ। देखिए, सर चार्ल्स मेटकाफ जो था 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 तक ये है भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसने भारत में समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया था, ठीक है। इस कारण इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता था। ये इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, पॉइंट है, पूछा जाता है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे बोला गया, तो ये चार्ल्स मेटकाफ को। नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड जो था
वो 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 तक इसका कार्यकाल रहा। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 1842 तक हुआ था। 1839 ईस्वी में ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड की मरम्मत करवाई थी। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। और इसकी मरम्मत जो है ये करवाई थी किसने? लॉर्ड ऑकलैंड ने। तो ये शेरशाह सूरी ने इसको बनवाया था। तो जब हम मेडिवल हिस्ट्री डिस्कस करेंगे तो शेरशाह सूरी के टाइम की ये जो घटना थी ग्रेट जीटी रोड बनने की, इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति मिली थी। ऑकलैंड के कार्यकाल में ही बम्बई और मद्रास मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई। नेक्स्ट है लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल 28 फरवरी 1842 से जून 1844 तक रहा। एलनबरो के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो समाप्त हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 1843 में जो लॉर्ड एलनबरो है उन्होंने चार्ल्स नेपियर को असैनिक एवं सैनिक शक्तियों के साथ सिंध भेजा। नेपियर ने अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है। 1843 का एक्ट 5 आया जिसके द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन जो है भी एलनबरो के समय में हुआ था। तो दास प्रथा का उन्मूलन जो है ये पूछा जाता है किसके गवर्नर जनरल जो उस समय भारत का कौन था? तो लॉर्ड एलनबरो था, जो 1843 में एक्ट 5 के तहत जो है उसने ख़त्म किया था दास प्रथा को। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल क्या है? 23 जुलाई 1844 से 12 जनवरी 1848 के बीच में। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845 से 1846 के बीच में। और ये जो युद्ध था, जो आंग्ल सिख युद्ध था, ये लाहौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। रणजीत सिंह द्वारा लड़ा गया था। राजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। लॉर्ड हार्डिंग ने नर बलि प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था। अब आते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ये इम्पोर्टेंट बहुत रहा है। ये भारत का जो गवर्नर जनरल था 12 जनवरी 1848 से 28 फरवरी 1856 तक रहा, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है। एक कट्टर उपयोगितावादी और साम्राज्यवादी था ये, लेकिन डलहौजी को उसके सुधारों के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉर्ड डलहौजी के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से 49 के बीच में। 1849 ईस्वी में पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय और सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर जो है महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1851 से 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया और 1852 में ही बर्मा के लोअर बर्मा और पीगू राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी के कार्यकाल में ही भारत में रेलवे तथा संचार प्रणाली का विकास हुआ। तो 1854 में जो पहली रेलवे चली थी वो बम्बई से थाने के बीच 1853-54 में वो, और जो टेलीग्राफ का जो इंडिया में स्टार्टिंग हुई थी दोनों जो है डलहौजी के काल में ही हुई थी। इसके कार्यकाल में भारत में दार्जिलिंग को सम्मिलित कर लिया गया था भारत में। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में वुड का निर्देश पत्र, वुड डिस्पैच, ये जो वुड डिस्पैच है ये एजुकेशन से संबंधित आयोग है, ये आया था शिक्षा को लेकर। वुड डिस्पैच को भारत का माग्ना कोर्टा कहा जाता है शिक्षा के सुधारों के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये डलहौजी के काल में ही, जब डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था, तब यह वुड्स डिस्पैच आया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने लॉर्ड डलहौजी ने 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता कर उन्हें छीनना था। ठीक है। 1854 में नया डाकघर अधिनियम पोस्ट ऑफिस एक्ट आया जिसके द्वारा भारत में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन स्टार्ट हुआ।
ठीक है। व्यवगत की नीति चलाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको बोला जाता है इंग्लिश में। 1856 में अवध को कुशासन के आरोप लगा करके अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है। व्यवगत की नीति द्वारा जो है सतारा को जो है सबसे पहले मिलाया गया था। 1856 में तोप खाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया गया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। डलहौजी के समय में भारतीय बंदरगाहों का विकास करके इन्हें अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के लिए खोल दिया गया। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है डलहौजी ने। नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। अब आते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था ये भारत का पहला वायसराय बना। 1857 की क्रांति के बाद चार्टर एक्ट 1858 आया था। चार्टर एक्ट 1858 के तहत जो है इसको जो है बंगाल का गवर्नर जनरल के बाद में जो भारत का गवर्नर जनरल बना था उसके बाद में इसको जो है वायसराय बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 तक। तो जो ये 1857 की क्रांति हुई थी वो लॉर्ड कैनिंग के ही काल में हुई थी। तो 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम से इसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का भी यहाँ पर अंत हो जाता है और ये पूरी सत्ता जो है वो ब्रिटिश क्राउन के पास चली जाती है, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 का विद्रोह था। 1857 के विद्रोह के पश्चात बहादुर शाह जफ़र नाम से जो कविता लिखता था, बहादुर शाह सेकंड जो अंतिम मुगल शासक था, उसको रंगून निर्वासित कर दिया गया था। रंगून भेज दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। कैनिंग के कार्यकाल में ही आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी जैसी दंड विधियों को पारित किया गया। कैनिंग के समय में ही लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम कैनिंग के समय में ही पारित हुआ। कैनिंग के कार्यकाल में ही भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध नील विद्रोह भी हुआ था। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम कैनिंग के समय में ही पारित हुआ था, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का स्वतंत्र रूप से इसको लागू किया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से हम देखते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं वो उन्होंने इसमें भूमिका अपनी निभाई थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। नेक्स्ट हैं लॉर्ड एल्गिन। इनका कार्यकाल जो है 1862 21 मार्च से 20 नवंबर 1863 तक रहा। सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी वहाबी आंदोलन का दमन करना। वहाबी आंदोलन जो हुआ था उसको दमन किया था। 1863 में धर्मशाला में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर आते हैं सर जॉन लॉरेंस। इनका कार्यकाल 12 जनवरी 1864 से 12 जनवरी 1869 तक हुआ था। तो सर जॉन लॉरेंस जो थे वो अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन किया था। इसके कार्यकाल में यूरोप के साथ संचार व्यवस्था कायम की गई थी। इसी के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में पंजाब में काश्तकारी अधिनियम भी पारित किया गया था। नेक्स्ट हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 12 जनवरी 1869 से लेकर के 8 फरवरी 1872 तक रहा। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारतीय सांख्यिकी बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है भारत में अंग्रेज़ों के समय में प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। लॉर्ड मेयो के समय में जो ये पहली जनगणना थी 1872 में, वो पहली बार जो हुई थी, उसके बाद में नियमित जनगणना जो थी वो लॉर्ड रिपन के काल में स्टार्ट हुई थी। हम लोग आगे देखेंगे अभी 1881 से। मेयो के काल में
1872 में अजमेर राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। 1872 ईस्वी में ही कृषि विभाग की स्थापना की गई मेयो के काल में। और इसी के काल में एक अफगान ने 1872 में इसकी चाकू मार के हत्या कर दी थी। तो ये पूछा जाता है किसकी चाकू मार करके हत्या की गई थी, तो ये लॉर्ड मेयो के काल में। नेक्स्ट है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल 3 मई 1872 से 12 अप्रैल 1876 तक रहा। भारत में उसकी नीति करों में कमी, अनावश्यक कानूनों को ना बनाने तथा कृषि योग्य भूमि पर भार कम करने की थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में पंजाब में कूका आंदोलन हुआ। नॉर्थब्रुक ने 1875 में बड़ौदा के शासक गायकवाड़ को पद से हटा दिया था, बरजुत कर दिया। नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड तृतीय की भारत यात्रा हुई 1875 में जो हुई थी। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार में वृद्धि हुई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। अब आते हैं लॉर्ड लीटन के बारे में जानते हैं। ये भारत का वायसराय 12 अप्रैल 1876 से 8 जून 1880 के बीच में रहा। इसका पूरा नाम रॉबर्ट बुल्वेर लिटन एडवर्ड था। इसका नाम उपनाम ओवन मेरेडिथ भी था। ठीक है, यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में कि कौन ऐसा भारत का वायसराय था जो उपन्यासकार भी था, निबंध लेखक भी था और साहित्यकार भी था। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन। और इसके साहित्य में से ओवन मेरेडिथ कहा गया, तो लिखा ही गया। इसके समय में बंगाल, बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत में भयानक अकाल पड़ा था। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग जो है स्थापित किया गया। तो स्ट्रेची आयोग के बारे में पूछा जाता है। लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। एक राज अधिनियम पारित करके 1877 में ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था। केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। लिटन के ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय जो एएमयू के नाम से आज फेमस है, उसकी स्थापना करवाई थी। सर सैयद अहमद खान ने की थी उसको। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके कार्यकाल में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो पारित किया गया था, जिसके कारण कई स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्र आदि को विद्रोहात्मक सामग्री का प्रकाशन आरोप लगाकर बंद कर दिया गया था। शस्त्र एक्ट, आर्म्स एक्ट जो है 1878, ये इसी के टाइम पे आया था। भारतीयों को शस्त्र रखने और बेचने से रोका गया था इसी एक्ट के द्वारा। सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु जो थी 19 वर्ष कर दी गई थी। जो 21 वर्ष थी उसको 19 किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, तो नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है इनका ड्यूरेशन है 8 जून 1880 से 13 दिसंबर 1884 तक। तो रिपन ने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में इसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वापस ले लिया था, रद्द कर दिया था। सिविल सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु 19 से बढ़ाकर फिर से 21 साल कर दी। ठीक है, रिपन के काल में भारत में 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना, ये मैंने बताया था अभी आपको, 1881 में नियमित जनगणना करवाई गई थी इन्हीं में। 1881 में ही प्रथम कारखाना अधिनियम रिपन के द्वारा लाया गया था, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। रिपन के समय में ही 1882 में शिक्षा के क्षेत्र में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन का गठन हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1882 में स्थानीय स्वशासन प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसके कारण इसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा गया। पंचायती राज का जनक जो है ये फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस का जो बोला गया वो लॉर्ड रिपन को कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। 1883 में इल्बर्ट बिल जो है ये विवाद हुआ था, ये भी इसी के काल में हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी है। किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। ब्रिटिश शासन के काल में लॉर्ड रिपन के काल को स्वर्ण युग
कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं लॉर्ड डफरिन। इनका कार्यकाल था 13 दिसंबर 1884 से 10 दिसंबर 1888 के बीच में। याद हो कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था संस्कृत के तेजपाल कॉलेज में। तो ये जो है लॉर्ड डफरिन के ही कार्यकाल में हुई थी, जब लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था। तो ये एक इम्पोर्टेंट घटना थी। तो डफरिन के काल में 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में एओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसी के समय में बंगाल टेनेसी एक्ट, किराया अधिनियम जिसको बोलते हैं, अवध टेनेसी एक्ट और पंजाब टेनेसी एक्ट पारित हुआ। डफरिन के समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और बर्मा को भारत में मिला लिया गया। फिर नेक्स्ट है लॉर्ड लैंसडाउन। इनका कार्यकाल जो है 10 दिसंबर 1888 से 11 अक्टूबर 1894 है। तो इन्हीं के टाइम पे जो फैक्ट्री एक्ट जो था, वो सेकंड फैक्ट्री एक्ट जो था वो आया था। अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, जो सेकंड फैक्ट्री एक्ट था। तो भारत एवं अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा थी, जिसे डूरंट रेखा के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्धारण 1893 ईस्वी में लैंसडाउन के समय में हुआ था। इस रेखा का निर्धारण ब्रिटिश अधिकारी सर मॉर्टिमर डूरंट और अफगान अमीर अब्दुल रहीम खान, ये रहमान खान लिखा है इसमें, इसके बीच में हुआ था। 1891 में हमने भी बताया कि सेकंड फैक्ट्री एक्ट जो है वो लाया गया था, जिसमें महिलाओं को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल 11 अक्टूबर 1894 से 6 जनवरी 1899 के बीच में है। लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में भारत में क्रांतिकारियों की शुरुआत हुई। पूना में चापेकर बंधुओं दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर और वसुदेव हरि चापेकर ने ब्रिटिश फ्लैग कमिश्नर थे, जो फ्लैग फैला था, उसके WC रैंड गोली मारकर हत्या कर दी थी। वो भारत की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। लॉर्ड एल्गिन के समय में ही भारत में देशव्यापी अकाल पड़ा था, जिसमें करीब 45 लाख लोगों की मौत हुई थी। एल्गिन ने हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण में चित्राल राज्य के विद्रोह को दबाया था। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के काल में ये बंगाल में जो हुआ था उसका पार्टीशन हुआ था। बंगाल पार्टीशन, स्वराज जो है आंदोलन चला था। तो उसका कार्यकाल 6 जनवरी 1899 से 18 नवंबर 1905 तक था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में सर एंड्रू फैजल की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की अनुशंसा पर प्रांतीय पुलिस की स्थापना की गई और केंद्रीय गुप्तचर विभाग के स्थान पर CID की भी स्थापना की गई। कर्जन के समय में उत्तर पश्चिम सीमावर्ती प्रांत यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की स्थापना भी की गई थी। शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत कर्जन ने 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। रैले कमीशन आया था इंडिया में। कर्जन के समय में 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान देने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग के उसकी स्थापना की गई। कर्जन ने 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का भी गठन किया। कर्जन के समय में भारत में भयानक अकाल भी पड़ा, जिससे करीब 60 से 90 लाख लोगों के मरने का अनुमान लगाया गया। 1899 से 90 के पड़े ये अकाल और सूखे की स्थिति का विश्लेषण के लिए एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग गठन किया गया। जितने भी आयोग बताए जा रहे हैं उनको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, पूछे जाते हैं कि कौन सा आयोग किस चीज़ से संबंधित था या किसके वायसराय के या गवर्नर जनरल के काल में जो है ये आयोग नियुक्त किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको ज़रूर आप लोग याद करिए।
लॉर्ड कर्जन के समय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 में बंगाल का विभाजन। ये हम इसके बाद भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का शुरुआत हुआ सूत्रपात हो गया। इसी के काल में 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना किससे करी है? औरंगजेब से करी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसने करी थी लॉर्ड कर्जन की तुलना? औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। जब हम गांधीवाद के बारे में पढ़ेंगे, गांधीयन हिस्ट्री पर आएंगे, तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इनका कार्यकाल जो था 18 नवंबर 1905 से 23 नवंबर 1910 के बीच में था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये आगा खान ने करी थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सलीमुल्लाह खां और आगा खान ने, मुस्लिम बंधुओं ने। और ये जो मुस्लिम लीग की स्थापना जो थी वो ढाका में करी गई थी 1906 में, ये याद रखिएगा। इसी के कार्यकाल में 1906 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। नरम दल और गरम दल में टूट गए थे ये, जिसका 1916 में लखनऊ अधिवेशन में पुनः एकीकरण हुआ। लॉर्ड मिंटो के समय में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम यानी 1909 ईस्वी में जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था वो पारित हुआ था, जिसमें सरकार में भारतीय प्रतिनिधित्व में मामूली बढ़ोतरी हुई थी और हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाया गया था। इसमें अलग निर्वाचक मंडल जो है इसको दिया था मुसलमानों को इन्होंने। इन्हीं के कार्यकाल में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, जिसने प्रफुल्ल कुमार चाकी के साथ मिलकर कलकत्ता में मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंका था। अभी जो खुदीराम बोस थे, इसके बारे में आप ये जानिए कि ये पहले व्यक्ति थे जिनको फांसी दी गई थी अंग्रेज़ों द्वारा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। लॉर्ड मिंटो के समय में अंग्रेज़ों ने बांटो और राज्य करो की नीति औपचारिक रूप से अपना ली थी। ठीक है, डिवाइड एंड रूल। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, कार्यकाल 23 नवंबर 1910 से 4 अप्रैल 1916 के बीच में। लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 में जॉर्ज पंचम के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। साथ ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। अच्छा, राजधानी भी परिवर्तित हुई थी 1911 में, कलकत्ता से दिल्ली, जो कि 1912 में जो था उसको उस पर मोहर लगी थी। तो 1911 में बंगाल को अलग करके बिहार और उड़ीसा का नाम जो है वो नए राज्य हो गए थे, उनका निर्माण हो गया था। हार्डिंग के कार्यकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, हार्डिंग के समय में ही 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसके लिए वह भारत से समर्थन पाने में सफल रहा था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, कार्यकाल 6 अप्रैल 1916 से 2 अप्रैल 1921 तक। 1916 की जो मेनली फर्स्ट घटना थी वो लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था, दोनों का अधिवेशन एक साथ हुआ था, लखनऊ पैक्ट के नाम से वो जाना गया। 1920 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सैयद अहमद खान द्वारा जो 1875 में स्थापित किया था, उसका नाम चेंज करके जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया। चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही सर सिडनी रॉलेट, ये जो रॉलेट एक्ट आया था मार्च 1919 में, ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता में, तो इसको जो है ये चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही पारित किया गया था। चेम्सफोर्ड के समय में ही 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था 1919 में हुआ। इसके समय में भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं, वो आया। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग जो है वो उसको भी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 2 अप्रैल 1921 से 3 अप्रैल 1926 के बीच में रहा। इसके कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट जो है उसको वापस ले लिया गया था। ये काला कानून के नाम से जाना गया था, रॉलेट एक्ट। रीडिंग के समय में ही केरल में 1921 में मोपाला विद्रोह हुआ था, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी के कार्यकाल में 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चौरी चौरा की घटना घटी थी।
असहयोग आंदोलन जब 1920 में स्टार्ट हुआ था, गांधी जी ने जो किया था असहयोग आंदोलन, 1 अगस्त 1920 को ये स्टार्ट हुआ था। तो उसी के कंटिन्यूएशन में चौरी चौरा की एक घटना घटी थी, जिसकी वजह से गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। 5 फरवरी 1922 की ये बात है, जब ये घटना घटी थी, गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया था। जब हम लोग ये भारतीय का स्वतंत्रता संग्राम, इंडिपेंडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इंडिया जो है 1857 से लेकर के जो है आगे बढ़ा, और 1947 में जो आज़ादी मिली हमको, उसके बीच का ड्यूरेशन कैसा रहा, कौन कौन से आंदोलन हुए, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत का स्वतंत्रता संग्राम जब हम पढ़ाएंगे, लॉर्ड रीडिंग के समय में ही 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत आगमन हुआ था। ठीक है। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल एम.एन. राय द्वारा, उसी के कार्यकाल में एम.एन. राय ने 1925 में, दिसंबर 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, उसका गठन किया था। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में दिल्ली और नागपुर विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की गई थी। अब आते हैं लॉर्ड इरविन। इनका कार्यकाल था 3 अप्रैल 1926 से 18 अप्रैल 1931 के बीच में। इरविन के कार्यकाल के दौरान गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी। ठीक है, नमक आंदोलन जिसको बोला गया था। 1930 में इन्होंने साबरमती से जो है यात्रा प्रारंभ करी थी। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ही मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें भारत को एक डोमिनियन स्टेटस यानी अधिशासी राज्य का दर्जा बना देने की बात कही गई थी। इरविन के समय में लंदन में सेकंड गोलमेज सम्मेलन, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसको बोलते हैं, उसको हुआ था। इरविन के कार्यकाल में 1929 में पब्लिक सेफ्टी बिल आया। लाला लाजपत राय की हत्या के विरोध में दिल्ली में असेंबली हॉल में भगत सिंह और उनके साथियों ने बम फेंका था। साइमन कमीशन के अगेंस्ट में लाला लाजपत राय ने लाहौर में जो है कि वो आंदोलन किया था, जिसमें सॉन्डर्स की हत्या बाद में जो करी गई थी भगत सिंह द्वारा, तो वो लाला लाजपत राय जो थे उसमें मारे गए थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ था। तो बाद में हम इस पर डिस्कस करेंगे। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ही 1929 में प्रसिद्ध लाहौर षड्यंत्र केस और स्वतंत्रता सेनानी जतिन दास की 64 दिन की भूख हड़ताल, सबसे लॉन्गेस्ट भूख हड़ताल थी इनकी, जिससे उनकी जेल में मृत्यु हो गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस के कारण ही जो भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं और राजगुरु, इनको फांसी दी गई थी, याद रखिएगा। इरविन ने खनन और भूविज्ञान के विकास में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, ISM धनबाद जो है, उसकी स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड विलिंगटन। अब लॉर्ड विलिंगटन का कार्यकाल जो है 18 अप्रैल 1931 से 18 अप्रैल 1936 के बीच में था। तो 1931 यानी 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन था, उसमें गांधी ने हिस्सा लिया था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अम्बेडकर के बारे में है कि इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ठीक है। तो विलिंगटन के समय में ही 1932 में देहरादून में भारतीय सेना अकादमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है IMA, उसकी स्थापना की गई। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया। 1935 में ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, और विलिंगटन के समय में ही भारतीय किसान सभा की भी स्थापना की गई। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में 1932 में पूना समझौता, पूना पैक्ट जो है वो हुआ था, पूना पैक्ट। ठीक है, लेटर में इसको डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। इनका कार्यकाल 18 अप्रैल 1936 से 1 अक्टूबर 1943 तक माना जाता है।
1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की अलग पार्टी का गठन किया था। 1938 और 39 इन दोनों में जो है कांग्रेस की तरफ से जो अध्यक्ष जो थे वो सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे पट्टाभी सीतारमैया के अगेंस्ट में। तो 38 में तो ठीक है, लेकिन 39 में जो है ये थोड़ा सा गांधी और बोस के बीच में कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण जो है त्रिपुरी अधिवेशन इसको बोला गया था। ये त्रिपुरी जो है ये एमपी में है, वहाँ पर जो है ये अधिवेशन हुआ था 1939 का, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जो है उनको कांग्रेस से वो इस्तीफा देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी का गठन करते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही पहली बार मुस्लिम लीग द्वारा 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी। और ये पाकिस्तान की मांग की, पाकिस्तान नाम किसने दिया था? रहमत अली जो थे, रहमत अली ने ये पाकिस्तान नाम दिया था। तो इसके बारे में भी भविष्य में डिस्कस करेंगे। 1942 में क्रिप्स मिशन जो है वो इंडिया में आया था, सेकेंड वर्ल्ड वार में हिस्सा लेने के लिए इंडियंस के। उसके बाद 1940 में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। अच्छा, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था इसमें विनोबा भावे का नाम आता है। विनोबा भावे, इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रही पहले बोले गए थे और दूसरे सत्याग्रही जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें ये डू और डाई का ये नारा जो था इन्होंने दिया था गांधी जी ने। नेक्स्ट है लॉर्ड वेवेल। ये जो वाइसराय थे ये 1 अक्टूबर 1943 से 21 फरवरी 1947 के बीच रहे थे, लास्ट तक रहे थे। इनके बाद केवल माउंटबेटन आए थे। जो भी मेन जो पॉइंट्स थे वो वेवेल के साथ ही डिस्कस किए गए थे। तो 1945 में लॉर्ड वेवेल ने शिमला में एक समझौता का आयोजन किया था। शिमला समझौता बोला गया था या वेवेल प्लान के नाम से जाना जाता है। 1946 में नौसेना का विद्रोह हुआ था। आईएनएस तलवार के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें कि आईएनएस तलवार पर यह विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, इंटरिम गवर्नमेंट। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी थी इन्हीं के टाइम पे। फिर लास्ट में लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं। 21 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 के बीच में ये भारत के अंतिम वाइसराय थे। 3 जून 1947 को भारत का विभाजन की घोषणा करी थी इन्होंने। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई 1947 को पारित करके भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत को विभाजन करके भारत और पाकिस्तान नाम से अलग अलग 2 राष्ट्र बना दिए गए थे और 15 अगस्त में ये भारत जो है 1947 को ये आज़ाद हो गया था। उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे उनको बनाया गया। 15 अगस्त 1947 से 48 के बीच में रहे वो। ये जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, इनको नियुक्त किया गया था बोला जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया गवर्नर जनरल बंगाल, भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय। तो मेरी ये आशा है कि आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से जो है कि लिखा होगा और समझा होगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इसको जाना। दोस्तों, जीएस तैयारी चैनल जो है ये बेसिकली जीएस तैयारी ऐप है। इसको आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर के हमारे और भी वीडियोस जो हैं वो आप लोग देख सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जीएस तैयारी यूट्यूब चैनल के साथ साथ जीएस तैयारी वेबसाइट भी है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से भी आप लोग शॉर्ट नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ को आप लोग लगा सकते हैं। इसको
जीएस तैयारी ऐप के द्वारा। ठीक है, फ्री कोर्सेज के अंतराल में कुछ वीडियोस हैं, उनको आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो आपकी स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको स्टडी मटेरियल जो है वो भी अवेलेबल हो जाता है इस चैनल पर, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो बेसिकली ये चैनल जो है यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी, बेसिकली यूपी पीएससी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है, पीसीएस जो है अभी इस समय 2023 आ रहा है, 14 मई को है। साथ में यूपीएससी का आईएएस का एग्ज़ाम है, बीईओ का एग्ज़ाम है, आरओ का एग्ज़ाम है, और भी अन्य जैसे एग्ज़ाम हैं, जैसे पीईटी है यूपी ट्रिपल एससी का, यूपी टेट है और सीटेट है। रेलवेज़ की जो वैकेंसीज़ हैं वो आती हैं। तो जिस में भी जीएस जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर डिसाइड करता है सिलेक्शन के लिए। तो उसके लिए जो है आप लोग इस जीएस तैयारी चैनल को प्रेफर करिए। ये चैनल बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसके माध्यम से आप लोग की तैयारी जो है बहुत बढ़िया हो जाती है अगर आप इसको फॉलो करते हैं। तो मैं ये आशा रखता हूँ कि यूट्यूब पर जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबा दें, तो जैसे जैसे वीडियो अपलोड होंगे तो उसकी जानकारी जो है आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।